हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इस वीडियो में हम एंटायर मुस्लिम लॉ कवर करने वाले हैं और ये मुस्लिम लॉ हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बेसिस पर पूरा मुस्लिम लॉ कवर करने वाले हैं, जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम और बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले हमने हिंदू लॉ भी कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, हिंदू लॉ भी देखिए। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ द मुस्लिम लॉ। एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर, टेलीग्राम पे @नॉलेज शावर, एंड अगर ट्विटर पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो @आई शिवम पांडे पे हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, तो अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। एंड फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस, जो हमने ईयर लॉन्ग बैचेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First question, who is Muslim for the purpose of application of Muslim law? So Muslim law अप्लाई करने के लिए इनमें से कौन से मुस्लिम होते हैं? देखिए, मुस्लिम बाय बर्थ और ओरिजिन, वो व्यक्ति जो मुस्लिम है बाय बर्थ और ओरिजिन, वो व्यक्ति जिसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है या उसमें कन्वर्ट हो गया है। सो ये दोनों ही मुस्लिम होते हैं। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है, अकॉर्डिंग टू शरीयत, इवन इफ वन ऑफ द पेरेंट इज अ मुस्लिम, अगर एक पेरेंट मुस्लिम है तो चाइल्ड क्या होगा? हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, नॉन मुस्लिम होगा या नन? सो द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड मुस्लिम होगा। अच्छा, दिस कॉन्सेप्ट इज सब्जेक्ट टू हिंदू लॉ। जो हिंदू लॉ में जो बात कही गई है ना, कि भाई मान लीजिए ए और बी दो पेरेंट हैं और उनका एक चाइल्ड, ये ए जो है हिंदू है, बी मुस्लिम है, वाइफ इज मुस्लिम फॉर एग्जाम्पल, इनका एक बच्चा हुआ है, एक चाइल्ड हुआ है। तो अब ये चाइल्ड क्या होगा? हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा? तो एज इट इज सेड इन हिंदू लॉ कि भाई चाइल्ड को ब्रॉटअप कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि चाइल्ड इज ब्रॉटअप, हाउ द चाइल्ड इज ब्रॉटअप। उसको हिंदू की तरह पाला जा रहा है या मुस्लिम की तरह, जिस तरह उसको पाला जा रहा है उसका धर्म भी वही होगा। ठीक है, अगर हिंदू और मुस्लिम दो पेरेंट्स हैं तो उस केस में, ठीक है। सो उसको बड़ा कैसे किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका धर्म क्या होगा। Question number 3, which one of the following are the sources of Muslim law? इनमें से मुस्लिम लॉ के कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो देखिए, कुरान इट इज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्ना भी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, इज्मा भी है, कियास भी है, फतवाज भी है। सो इसमें जो ऑप्शन डी होगा ये होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। कुरान कुरान को अल फुरकान भी कहा जाता है। अल फुरकान, अल फुरकान, जिसका मतलब होता है वन शोइंग द ट्रुथ, वन शोइंग द ट्रुथ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फॉल्सहुड। मतलब ये हुआ एक ऐसी चीज जो आपको सत्य का मार्ग दिखा रही है। सो वो है कुरान। कुरान इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सुन्ना, सुन्ना क्या है? सुन्ना इट इज द परसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। सुन्ना क्या है? परसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। इसे रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। मुस्लिम लॉ में ये क्या है? रूल ऑफ लॉ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इज्मा। इज्मा क्या होता है? इज्मा इज कंसेंसस ऑफ द फाउंडर्स ऑफ लॉ। मतलब जो फाउंडर्स ऑफ लॉ थे उनके बीच के एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें से लॉ निकल के आते हैं, तो वो होते हैं इज्मा। एंड कियास, कियास क्या होता है? इट इज बेसिकली एन इंटरप्रिटेशन। बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स deducible by the methods of interpretation। ठीक है,
सो वो होते हैं कियास। उसके बाद फतवाज। फतवाज ये बेसिकली जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस जो आपने देखा होगा काजीज के द्वारा या मौलवीज के द्वारा जो दिए जाते हैं, वो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, वो फतवा की फॉर्म में होते हैं। इसके साथ साथ जो लेजिस्लेशन की फॉर्म में भी कुछ रूल्स आए हैं, जैसे आपका द मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट हो गया, ये द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। सो ये भी एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। और उसके बाद जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के थ्रू भी जो भी सोर्सेज निकलते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Muslim law as applicable in India is the dash as modified by the principle of equity, justice and good conscience. So Muslim law as applicable in India is the Shariat. So India में Shariat law applicable होता है। Coming to the next question, question number 5. Which one of the following is the school of Muslim law? इनमें से कौन सा स्कूल है मुस्लिम लॉ का? So the correct answer is ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही मुस्लिम लॉ के स्कूल हैं। हनीफी स्कूल और शफ्ती स्कूल इट बिलोंग्स टू सुन्नीज, और इथाना अंसारी स्कूल और इस्माइली स्कूल इट बिलोंग्स टू शिया। शिया एंड सुन्नी, दीज आर द टू मेजर सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। भारत में ये दो मेजर सेक्ट्स हैं मुस्लिम के, सुन्नी और शिया। और हनीफी स्कूल और शफ्ती स्कूल बिलोंग करता है सुन्नी से, और शिया से बिलोंग करता है इथाना अंसारी स्कूल और इस्माइली स्कूल। ये जो शफ्ती स्कूल है ये साउदर्न पार्ट जो है हमारा जो साउथ इंडिया है, वहां पर जो मुस्लिम है वो शफ्ती स्कूल के हैं ज्यादातर। और हनीफी जो है बेसिकली ज्यादातर मुस्लिम जो भारत में है वो हनीफी स्कूल से बिलोंग करते हैं। बाकी जो शिया की बात करें तो इठाना अंसारी और इस्माइली स्कूल शिया से बिलोंग करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों आपस में मैरी कर सकते हैं? बिल्कुल। मुस्लिम्स में इंटरसेक्ट और इंटर स्कूल मैरिज अलाउड है। मुस्लिम्स में इंटरसेक्ट मतलब शिया सुन्नी, ये इंटरसेक्ट हो गए ना, अलग अलग सेक्ट हो गए, इंटरसेक्ट। और इंटर स्कूल मतलब हनीफी शफ्ती या फिर हनीफी और स्माइली या हनीफी और इथाना, ये अलाउड है। इंटरसेक्ट एंड इंटर स्कूल मैरिज इज अलाउड इन मुस्लिम्स। ठीक है। इसके साथ साथ सवाल ये आता है, मान लीजिए ए जो है वो शिया है, बी जो है वो सुन्नी है, दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन से स्कूल के लॉ से गवर्न होगी सिचुएशन? तो कौन से लॉ के स्कूल से गवर्न होगी? जो डिफेंडेंट होगा, मतलब जो अपनी रक्षा कर रहा है, जो डिफेंडेंट है, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी, जो डिफेंडेंट है उसके स्कूल के हिसाब से चीजें अप्लाई होंगी और उसी के स्कूल का लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, गॉट इट। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आस्क इन अ मुस्लिम लॉ मैरिज इज डिफाइंड टू बी। मुस्लिम लॉ में मैरिज क्या है? मतलब ए और बी अगर शादी करते हैं तो मुस्लिम लॉ में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रपोजल होता है और प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होता है। क्या पूछा जाता है? कबूल है, इधर से बोला जाता है कबूल है। सो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, सो मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज हिंदू लॉ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 asks the essentials of Muslim marriage. What are the essentials of Muslim marriage? इसमें पहला दे रखा है मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड who has obtained puberty. There should be an offer and acceptance, presence of two witness, offer and acceptance must be at the same time. तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड, कि भाई मुस्लिम जो है साउंड माइंड का होना चाहिए, हु हैज ऑब्टेन्ड प्यूबर्टी। अच्छा, तो मतलब अगर माइनर हो या ल्यूनेटिक हो तो उस केस में क्या होता है? अगर माइनर या ल्यूनेटिक है तो इस केस में क्या होता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस by the या can be performed
कैन बी परफॉर्म्ड बाय द गार्जियन। ठीक है, सो ठीक है, पहला पॉइंट सही है। प्यूबर्टी की अगर बात करें तो एज पर मुस्लिम लॉ प्यूबर्टी कितने साल में अटेन हो जाती है? एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल में प्यूबर्टी अटेन हो जाती है। सो पहला पॉइंट तो सही है एसेंशियल्स का। दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑब्वियसली चीज है, कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो एक व्यक्ति ऑफर करे, दूसरा एक्सेप्ट करे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? तो क्लियर ऑफर एंड क्लियर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। भाई दो विटनेस होने चाहिए। अगर ए और बी मैरिज कर रहे हैं तो दो विटनेस कम से कम होने चाहिए। लेकिन ये जो प्रेजेंस ऑफ विटनेस है, ये केवल और केवल सुन्नी के केस में है, लेकिन शिया के केस में नो रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेस। ये किस केस में है? ये शिया के केस में। शिया के केस में विटनेस नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम विटनेस की बात करें, सो दो मेल विटनेस होना चाहिए, या तो दो मेल विटनेस हो। अच्छा अगर हम विटनेस की बात करें तो या तो दो मेल विटनेस हो, या फिर एक मेल दो फीमेल विटनेस हो। ठीक है, सो ये रिक्वायरमेंट है। अगर एक ही मेल प्रेजेंट है तो एक मेल और दो फीमेल होने चाहिए, और नहीं तो दो मेल विटनेस होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड पॉइंट भी सही है। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम मीटिंग। मतलब एक ही दिन और एक ही मीटिंग पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज ऑफर दिया है, संडे को ऑफर दिया है और मंडे को एक्सेप्टेंस हो रही है। नहीं, संडे को दिया है तो संडे के दिन ही होगा। तो ये चारों पॉइंट वैलिड है फॉर द मुस्लिम मैरिज। सो दीज आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज। सो ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 आर इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मुस्लिम मैरिज की, तो कोई रिटर्न या रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिटर्न या फिर रिलीजियस सेरेमनी। कोई रिटर्न या रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत नहीं होती है। दो विटनेस हो, ए और बी अवेलेबल हैं, उनके दो दोस्त अवेलेबल हैं। अगर मेल हैं तो ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुआ, 3 बार, बात खत्म, मैरिज हो गई। बट इसको करने के लिए कभी कभी काजीज को अपॉइंट कर लिया जाता है ताकि एक सेरेमनी बना सके। और इसमें कुछ कुरानिक वर्सेस बोले जाते हैं ताकि उसको थोड़ा और पवित्र बनाया जा सके। सबके, बहुत लोगों के टाइम मतलब देखने पे मैरिज हो, ताकि विटनेस भी बहुत सारे हों। बाकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 विटनेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ अगर मैं मुस्लिम मैरिज की बात करूं, तो एक डीड बनती है मुस्लिम मैरिज में, डीड। और ये डीड बनती है निकाह के टाइम पे। कब बनती है? निकाह के टाइम पे। और इसको निकाह नामा या काबिन नामा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस डीड में कंडीशंस ऑफ मैरिज होती हैं। कंडीशंस ऑफ मैरिज, कंडीशंस ऑफ मैरिज होती है जिसपे दोनों लोग साइन करते हैं। और उस कंडीशंस में क्या क्या होता है? अमाउंट ऑफ डावर, अमाउंट ऑफ डावर, कितना डावर होगा, क्वेश्चन रिलेटिंग टू चाइल्ड कस्टडी। इसके साथ साथ और भी कंडीशंस, जैसे वाइफ कब डाइवोर्स ले सकती है और उसको मेंटेनेंस, ये सारी चीजें निकाहनामा में होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 talks about A and B use a long distance telephone, speaker phone use करते हैं A और B, और एक क्लियर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देते हैं एक दूसरे को इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। तो ऐसी मुस्लिम मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी, वॉइड होगी, इरेगुलर होगी, या फिर वॉइड या इरेगुलर दोनों होगी? तो इसका आंसर क्या है? ऐसी मैरिज वैलिड होगी। अगर टेलीफोन पर भी करते हैं तब भी वो वैलिड होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि दो विटनेस होने चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is या are incorporated in deed of marriage, that is निकाह नामा. निकाह नामा जिसको काबिन नामा भी कहते हैं, उसमें क्या चीजें होती हैं? पहला, अमाउंट ऑफ डावर, डावर कितना होगा, बिल्कुल ये चीज होती है. क्वेश्चंस रिलेटेड टू चिल्ड्रंस कस्टडी, बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, बिल्कुल ये होता है. कंडीशन रिलेटेड टू डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, कि भैया अगर डाइवोर्स होगा या किन कंडीशन में डाइवोर्स हो सकता है. वाइफ ये डाल सकती है कि भाई अगर आप सेकंड मैरिज करते हो तो मैं आपसे डाइवोर्स ले सकती हूँ, ये भी चीजें उसमें डाल दी जाती हैं. इसके बाद मेंटेनेंस की, आप मुझे कितना मेंटेनेंस दोगे, ये सारी चीजें भी डाल दी जाती हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. मतलब ये सारी ही चीजें निकाहनामा में होती हैं. क्या नहीं होती, नॉट इनकॉर्पोरेटेड. क्या चीजें नहीं होती, तो क्या चीजें नहीं होती, सबसे पहली चीज जो नहीं होती, नंबर 1, husband shall be bound to live at wife's house. Husband should be या shall be bound to live at wife's house. मतलब अपने वाइफ के घर पे रहेगा, मतलब ससुराल में रहेगा उसके पेरेंट्स के साथ, ये नहीं होगी. दूसरी चीज क्या नहीं होगी, हस्बैंड शैल बी डाइवेस्टेड ऑफ पावर ऑफ डाइवोर्स. हस्बैंड शैल बी डाइवेस्टेड ऑफ पावर ऑफ डाइवोर्स, कि भाई हस्बैंड के पास डाइवोर्स की पावर नहीं होगी, ये चीज भी नहीं होगी. एनी एग्रीमेंट एज टू फ्यूचर सेपरेशन, तो ये चीजें नहीं होंगी निकाह नामा में. गॉट इट? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, what is the age of puberty under Muslim law? So very easy question. Age of puberty under Muslim law is 15 years. So as per Muslim law the age of puberty is 15 years. और जो भी प्यूबर्टी में होता है उसकी मैरिज अगर की जाती है तो एज पर मुस्लिम लॉ इट्स अ वैलिड मैरिज. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, वेयर कंसेंट टू द मैरिज हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, कंज्यूमेशन दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन, क्या वो वैलिडेट कर देता है मैरिज को, वैलिडेट नहीं करता है, वैलिडेशन वुमेन पे डिपेंड करती है. तो आंसर इज विल नॉट वैलिडेट द मैरिज. अच्छा, लेकिन अगर कंसेंट ऑफ वुमेन के साथ हो रहा है और कंज्यूमेशन हो रहा है तो इस केस में मैरिज को वैलिडिटी मिल जाती है. इसके साथ साथ जो लॉ हिंदू लॉ में है कि अगर ए और बी काफी दिनों से साथ में रह रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं. तो वही चीज मुस्लिम लॉ पे भी एप्लीकेबल होती है कि ए दैट इज मेल एंड अ फीमेल अगर बहुत सालों से एक साथ रह रहे हैं और कंज्यूमेशन हो रहा है उनके बीच में, तो दैट मीन्स एक वैलिड मैरिज है वो. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द बार या बार्स टू मुस्लिम मैरिज. मुस्लिम मैरिज में कौन कौन से बार हैं? सो एब्सोल्यूट बार एंड रिलेटिव बार, दो टाइप के बार होते हैं. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. दो टाइप के बार होते हैं मुस्लिम लॉ में, एब्सोल्यूट बार एंड रिलेटिव बार. एब्सोल्यूट बार जो होता है इट मेक्स द मैरिज वॉइड, ये मैरिज को वॉइड कर देता है. वेयर जो रिलेटिव बार होता है वो सुन्नी में क्या कर देता है, मैरिज को इर्रेगुलर कर देता है. वेयर एज शिया में क्या हो जाता है, मैरिज वॉइड हो जाती है. सो रिलेटिव बार मैरिज को इरेगुलर कर देता है सुन्नीज में और शिया में वॉइड हो जाता है. सो दो टाइप के बार होते हैं. अब एब्सोल्यूट बार क्या होता है? एब्सोल्यूट बार वो बार होता है जिसमें एब्सोल्यूटली मैरिज इज वॉइड, नो इफ नो बट मैरिज इज वॉइड. वेयर एज इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर दैट इज रिलेटिव बार जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें मैरिज जो है वो वैलिड हो सकती है. अब कब हो सकती है वो मैं अभी आपको पॉइंट्स बताता हूं. जैसे एब्सोल्यूट बार में आप बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्सेंग्विटी, कॉन्सेंग्विनिटी मतलब
एक ही परिवार से, एक ही एंसेस्टर से अगर आ रहे हैं, जैसे मदर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। सो कॉन्सेंग्युइटी से अगर लिंक्ड है तो एब्सोल्यूट बार होगा। ठीक है। एफिनिटी, एफिनिटी से अगर लिंक्ड है, एफिनिटी मतलब आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ की जो परिवार में है, उनके फादर की वाइफ हो गई, उनके फादर की जो वाइफ हो गई, या वाइफ ऑफ एनी डिसेंडेंट, उनके ब्रदर की वाइफ हो गई, तो उनसे आप नहीं शादी कर सकते। ठीक है। इसके साथ साथ बाय फॉस्टरेज, फॉस्टरेज से अगर कनेक्टेड है, फॉस्टरेज का मतलब क्या होता है, जिसने आपको पाला है, उसमें भी वही चीजें एप्लीकेबल होंगी कि आप उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजें होंगी, ये भी एब्सोल्यूट बार में आएगा। ओके, अच्छा, एब्सोल्यूट बार में ये भी है कि मान लीजिए आपके फादर की दूसरी शादी हो रखी है, तो आप उसकी बेटी से भी शादी नहीं कर सकते, मतलब दूसरी वाइफ से जो है। ठीक है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड, या आपकी मदर की दूसरी शादी हुई है तो उसकी भी आप बेटी से शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एब्सोल्यूट बार है। इसके साथ साथ प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड या मैरिंग अनदर वाइफ, प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड या फिर मैरिंग अनदर्स वाइफ। अनदर वाइफ और अनदर्स वाइफ में डिफरेंट है, मतलब आप ए बंदा जो है सी की वाइफ के साथ शादी कर रहा है, भाई ऑब्वियसली वो तो अभी शादीशुदा है, तो आप शादीशुदा लेडी के साथ शादी नहीं कर सकते मुस्लिम लॉ में। वो क्या है, वो एक एब्सोल्यूट बार है। गॉट इट। वे रिलेटिव बार की अगर हम बात करें, रिलेटिव बार में क्या होता है, ये मैरिज को इररेगुलर बना देता है सुन्नीज में। ठीक है, एंड डू नॉट अफेक्ट इट्स वैलिडिटी। इररेगुलर में क्या होता है, makes the marriage irregular but do not affect validity, उसकी वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता, और ये बार जो है वो हटाया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है ए, देखिए एक मुस्लिम को 4 शादियां अलाउ होती है, वो 4 शादियां कर सकता है, उसकी 4 वाइफ हो सकती है। लेकिन अब अगर उसने 5वीं से शादी कर ली तो ये क्या हो गया, अब इर्रेगुलर मैरिज हो गई। तो जब ये इसको डाइवोर्स दे देगा तो चौथी वाइफ ये हो जाएगी, फिर ये रेगुलर हो जाएगी, मतलब बार हट गया है और ये अब वैलिड शादी हो गई है। सो मैरिंग द 5th वाइफ, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, मान लीजिए विटनेस नहीं है, सुन्नी के केस में विटनेस की जरूरत होती है, विटनेस नहीं है तो बाद में विटनेस के साथ सामने आपने दोबारा चीजें कर ली। सो ये जो चीजें होती हैं, या डिफरेंस ऑफ रिलीजन है, मान लीजिए ए और बी हैं, डिफरेंस ऑफ रिलीजन है, शादी कैसी हो जाएगी अगर डिफरेंस ऑफ रिलीजन है, तो इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको आप कैसे हटा सकते हो, आप उसका धर्म परिवर्तन करवा दें तो वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है, वेरेज अगर मैं डिफरेंस ऑफ रिलीजन की बात करूं, तो एक मुस्लिम जो है वो किताबिया से शादी कर सकता है। किताबिया मतलब वो व्यक्ति जो बुक्स में जिनका फेथ होता है और वो आइडल्स को नहीं मानते, जैसे हिंदू आइडल्स को मानते हैं ना, ऐसे ही जूइश हो गए, क्रिश्चियन हो गए, किताब को मानते हैं, लेकिन सिख से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ अगर कोई भी लेडी इद्दत के पीरियड में हो, इद्दत के पीरियड में, तब भी अगर आप उससे मैरिज करते हो तो वो इरेगुलर मैरिज होती है। जब उसका इद्दत का पीरियड एक्सपायर हो जाता है फिर वो वैलिड मैरिज होती है। इद्दत का पीरियड क्या होता है, ऐसा टाइम होता है डाइवोर्स के बाद वुमेन को कुछ समय बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ठीक है, वो जो पीरियड होता है, पर्टिकुलर पीरियड, वो इद्दत का पीरियड होता है। और ये कितना पीरियड होता है ये मैं आपको अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर पिलग्रिम, पिलग्रिम में आ जा रहे हैं, पिलग्रिमेज, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए काबा गया है, वहां पे अगर उसको कोई वुमेन पसंद आ जाती है और वो शादी कर लेता है, तब ये शादी वैलिड नहीं होती है। इसके साथ साथ आप एक डाइवोर्सी से, आप एक डाइवोर्सी, एक लेडी है जिसने डाइवोर्स ले लिया है, आप उससे शादी नहीं कर सकते हैं जब तक वो किसी और पर्सन से शादी करके उसको कंज्यूमेट ना कर ले, तब तक वो
इरेगुलर होती है, आप उससे शादी नहीं कर सकते हैं। Coming to question number 13, a Muslim man marries his wife's sister. भाई वो अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ मैरी कर लेता है इन हिज लाइफ टाइम, उसकी वाइफ जिंदा है और वो अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ मैरी कर लेता है, तो ऐसी मैरिज क्या होगी? ऐसी मैरिज क्या होगी? ये इरेगुलर मैरिज होगी इन सुन्नीज में, ठीक है। और अगर शिया की बात करेंगे तो वॉइड होगी। सो इट इज अ इरेगुलर मैरिज। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सुन्नी फीमेल, अगर एक सुन्नी फीमेल है, सुन्नी फीमेल अगर एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करती है, नॉन मुस्लिम के साथ शादी करती है, तो ऐसी मैरिज क्या हो जाती है? इर्रेगुलर। मतलब एक सुन्नी मेल शादी कर सकता है और शादी करने के बाद उसको कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन एक सुन्नी फीमेल जो है वो एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर वो शादी करती है तो वो मैरिज इरेगुलर हो जाती है। वेयर शिया लॉ में क्या होता है? शिया लॉ में ना ही मुस्लिम मेल और ना ही मुस्लिम फीमेल, दोनों ही नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम मेल और मुस्लिम फीमेल वो एक किताबिया के साथ मूटा मैरिज कर सकते हैं। मूटा मैरिज, मूटा मूटा मैरिज क्या होता है? इट्स अ टेम्परेरी, टेम्परेरी कि भाई हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए साथ रहेंगे, मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेरी बेसिस पे वो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अनिल कपूर, और उसमें आई थिंक काजोल भी थी। उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम इतने साल के लिए एक साथ रहेंगे मैरिज में, उसके बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ टेम्परेरी मैरिज, मूटा मैरिज। हिंदूज में अलाउड नहीं है, मुस्लिम्स में ये अलाउड होता है कि किताबिया के साथ वो कर सकते हैं, नॉट नॉन मुस्लिम, लेकिन किताबिया के साथ कर सकते हैं। ओके इसके साथ साथ भी अगर मैं इरेगुलर मैरिज की बात करूं, तो मैरिंग द फिफ्थ वाइफ, अगर फिफ्थ वाइफ के साथ शादी कर रहा है, जिसके पास ऑल दो 4 वाइफ हैं उसके बावजूद भी वो फिफ्थ वाइफ के साथ अगर शादी कर रहा है, तो ये भी क्या होगी? इरेगुलर मैरिज होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ वुमेन कैन नॉट मैरी ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया है कि वुमेन जो है इद्दत पीरियड में शादी नहीं कर सकती। अ मैन कैन नॉट मैरी ड्यूरिंग हिज वाइफ इद्दत पीरियड, तो ये भी बिल्कुल सही है कि एक आदमी भी अपने वाइफ के इद्दत पीरियड के समय क्या नहीं कर सकता? शादी नहीं कर सकता। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब बात करते हैं इद्दत पीरियड की। इद्दत की बात करें, इद्दत क्या होता है? इद्दत इज बेसिकली पीरियड ड्यूरिंग विच it is incumbent upon a woman whose marriage has been dissolved to remain seclusion, ठीक है। मतलब क्या हुआ? सेक्लूजन मतलब कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी भी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में ना आए, एंड एब्सटेन फ्रॉम मैरिंग अनदर, एंड एब्सटेन फ्रॉम मैरिंग अनदर हस्बैंड, ठीक है। अब बात ये आती है कि इद्दत पीरियड होता कितना है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इद्दत पीरियड डिपेंड करता है कंडीशंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि ए और बी साथ में रह रहे हैं, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ, और दोनों में डाइवोर्स होता है, ठीक है। सो इसमें इद्दत कितना होगा? व्हेन द मैरिज इज डिसॉल्व बाय डाइवोर्स, ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ इद्दत वो कितनी होगी? ये भी डिपेंड करता है कि वेदर द गर्ल इज गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन और नॉट। इफ द गर्ल इज गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन, ये डाइवोर्स का केस बता रहा हूँ, डाइवोर्स, अगर गर्ल मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जा रही है तो इद्दत पीरियड कितना होगा? 3 कोर्सेज, ठीक है। और नॉट गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन, तो उस केस में कितना इद्दत पीरियड होगा? 3 लूनर
मंथ। इसके साथ साथ अब बात आती है कि इद्दत पीरियड एक्सपायर कब होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो जस्ट डिलीवरी के बाद ही वो इद्दत पीरियड एक्सपायर हो जाता है। ये तो मैंने आपको डाइवोर्स के केस में बताया। अब मान लीजिए डेथ हो जाती है, डेथ के केस में इद्दत पीरियड कितना होता है, मतलब जो हस्बैंड है उसकी अगर डेथ हो गई है तो उसमें इद्दत पीरियड कितना है। तो इसमें इद्दत पीरियड होता है 4 months एंड 10 days। और अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, मतलब विच एवर इज लॉन्गर। तो ये होता है इद्दत पीरियड। और इद्दत पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चा है किसका। ठीक है, सो इद्दत पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड इट इज मैंडेटरी कि वो किसी के कांटेक्ट में ना आए। और अगर डेथ भी हो गई है तब भी आपको इद्दत, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तब भी इद्दत पीरियड के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आगे के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।